तो बच्चों, आज कक्षा 9वीं लोक भारती पहली इकाई पहली कविता चांदनी रात आज हम देखने वाले हैं। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त कविता में एक रात का सुंदर वर्णन यहाँ पे इस कविता में करते हैं। कवि का परिचय मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा के भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियां साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंगों में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। इस पद्य में कवि ने ये कविता का विधा प्रकार है खंडकाव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। हमें मालूम है कि चांदनी रात यानी पूर्णिमा का दिवस, पूर्णिमा का दिन, जिस दिन चंद्रमा का बहुत ही मनोहर प्रकाश होता है। तो इस कविता में कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। तो चलो हम देखते हैं कविता। चारु रात्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बुझी हुई है अवनी अवर अंबर तल में, अवनी अवर अंबर तल में। पुलक प्रगटत करती है धरती, हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस कविता में कवि इस पंक्तियां में कहते हैं कि चारु का अर्थ है सुंदर और चंद्र यानी चंद्रमा। कवि कहते हैं कि रात में आकाश, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती है और खेलती है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। जल यानी जल और थल यानी जमीन, भूमि। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी धरती, भूमि, और अंबर यानी नभ, आकाश, जिसे व्योम भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार पूर्णिमा रात में चंद्रमा का जो प्रकाश फैला हुआ है धरती माता पर, उसका एक बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ बताया है। कवि ने कल्पना की है कि जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और
समूचे नभ में, नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक का अर्थ होता है रोमांचक या खुशी, रोमांच या खुशी। हरित यानी हरी, तृण यानी घास, पुलक यानी रोमांच, और मंद यानी धीमा। मंद का अर्थ है धीमा। तो जिस समय चांदनी रात थी तो वातावरण बहुत ही सुंदर था, और ये प्रकाशमय वातावरण देखकर धरती माता खुश होती है। और इसी अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी घास के नोकों से प्रकट करती है या कर रही है। हरित यानी हरी, तृण गवत, घास, नोक यानी टोकीला भाग। तो जब ये वातावरण खुशी का वातावरण होता है तो वो अपनी खुशी हरित तृणों की नोकों से प्रकट करती है। मंद मंद हवा के झोंकों में पेड़ पौधे झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। धरती माता अपनी खुशी तो प्रकट कर रही है, लेकिन कवि कहते हैं तरु यानी वृक्ष, वृक्ष भी धीमे पवन के झोंकों से, धीमा पवन यानी हड़ुआ, धीमे पवन के झोंकों से वह झूम रहे हैं। झूमना यानी नाचना, यानी एक प्रकार वे भी अपना नाच कर आनंद व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार इस कविता में, इस पंक्तियां में कवि ने धरती माता द्वारा और वृक्षों द्वारा जो अपनी खुशी प्रकट की है इसका वर्णन किया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्धत निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ रात का वर्णन तो किया है, बहुत ही सुंदर है। कवि कहते हैं, कवि चंद्रमा के ये स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये चांदनी गजब की निर्मल है, बहुत ही स्वच्छ है, और यह रात कितनी शांत है। वातावरण में बहुत ही शांतता है, कोई स्वर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई किलबिलाट नहीं, और ऐसे सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। स्वच्छंद अपने मनों में, अपने मनों से चलना, तो स्वच्छंद सर्वमुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो। निरानंद यानी आनंद नहीं, यानी इतना सुंदर वातावरण होने के साथ सभी दिशाओं में आनंद है। कवि प्रश्न करता है कि मुझे लगता है कि सभी दिशाओं में आनंद ही है, ऐसी दिशा नहीं मिलेगी जहां कोई आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं। अब वातावरण तो बहुत ही शांत है, लेकिन कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधियां बंद नहीं है। सृष्टि की जो गतिविधियां है वह पहले जैसी शुरू है, कोई बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी, नटी यानी अभिनय व्यक्त करनारी स्त्री, रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। कार्यकलाप यानी गतिविधि, नियति यानी भाग्य, यानी सृष्टि का जो कार्यकलाप है, जो गतिविधियां है, वह पहले जैसे ही चल रही है, कोई गति उसकी बंद नहीं है। रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप जब भी पहले जैसे चल रहे हैं।
विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। यानी ये जो कार्यकलाप करने की जो विशेषता है, तो ये विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप चल रही है। यहाँ पे कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं। इसी प्रकार सृष्टि के कार्य चल रहे हैं। बिखर देती है बिखर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनकी सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिसमें उसका नया रूप झलकाता है। कवि इस पंक्तियां में कहते हैं कि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए, यानी आकाश में जो चांद तारों का प्रकाश है या चांद तारे दिखते हैं उसकी तुलना मोतियों से की है, और कल्पना की है कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखरे देती है। आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि रात में आकाश में सभी तारे दिखते हैं जैसे कि मोती बिखरे हुए हैं। अब ये मोती बिखरे हुए का जो वातावरण है, तो सुबह होते क्या होता है? सुबह होते ही रवि आता है, यानी सूर्य आता है। तो सूर्य क्या करता है? रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सदा यानी सदैव, आपको मालूम है सदैव सवेरा होता है, और सवेरा के बाद दिन के बाद रात होती है। तो इसी प्रकार जब रवि आता है तो वह ये मोतियों को क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या को दे जाता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप झलकता है। इस कविता में कवि कहते हैं विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, यानी संध्या। तो कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। यानी सुबह होने के बाद संध्या विश्राम लेने गई तो शाम होने के बाद और उसका आगमन होता है, और मोती यानी जो चांद रूपी मोती है वह सूर्य उसे सौंप देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं। यानी जैसे ही रात होती है, संध्या होती है, उसी वक्त आकाश में तारे दिखने लगते हैं। इसी रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। यानी तनु यानी शरीर, रूप। तो जब शाम आती है तो अंधकारमय होती है, कालिमा फैला हुआ होता है, लेकिन तारों का जो प्रकाश आता है वो प्रकाशमान होती है, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा का प्रकाश बहुत ही अच्छा होता है और अपने नए रूप से वह और झलकने लगती है। आगे चलकर आगे की पंक्तियां में कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है,
भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, वटी यानी वट का वृक्ष जिसे अपन बरगद बोलते हैं। तो ये 5 वृक्ष की छाया में, 5 पंच वट के वृक्षों की छाया में एक सुंदर सी घास और फूस पत्तों से एक झोपड़ी बनी है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, स्वच्छ शिला है। शिला यानी पत्थर जिसे अपन कहते हैं। तो उस शिला में उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। कवि ये जो वर्णन किया है, ये वर्णन जब राम वन में गए थे और वन में जो एक क्षेत्र में उसका निवास था, वो क्षेत्र का नाम पंचवटी, और उस पंचवटी में भगवान राम ने अपनी एक कुटी बनाई थी। तो ये वही का वर्णन यहाँ पे कवि ने बताया है। तो उसके सम्मुख यानी सामने स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, निर्भीक मना, निर्भीक यानी निडर और मना यानी मनुष्य, यानी ये झोपड़ी के सामने जो स्वच्छ शिला है उस पर कौन सा निर्भीक व्यक्ति बैठा है, दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। जग रहा है कौन धनुर्धर, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे कविता में, इस कविता में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुषधारी कौन है जो रात्रि इस समय जाग रहा है। संसार तो सोया हुआ है, लेकिन ये कौन है, ये धनुषधारी कौन है कि जो जाग रहा है। वे कहते हैं कि ये कामदेव सा भोगी, यानी कुसुमायुध यानी कामदेव, ये कामदेव सा भोगी, भोगी यानी गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। दृष्टिगत यानी दिखाई देना। कवि कहते हैं कि संसार, इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुषधारी कौन है कि जो रात के समय इस समय पर जाग रहा है। वे कहते हैं कि इस समय पर ये जागने वाला ये कामदेव सा भोगी जैसा लगता है, कोई ये कामदेव सा भोगी सन्यासी जैसा लगता है, लेकिन ये सन्यासी नहीं है, बना हुआ सा दिखाई देता है। यानी सन्यासी बना हुआ जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह कोई सन्यासी नहीं है, तो वह साक्षात लक्ष्मण जी है। तो इसी प्रकार कवि ने इस कविता में रात का जो वर्णन है, रात का जो समय, एक मनोहारी दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया है। रात की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है। किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन चलना, स्वच्छंद सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं, स्वच्छ चांदनी, मोती बिखरना। इस प्रकार इस कविता में चांदनी रात की जो विशेषता आई है वह बताई गई है। अब इस कविता में जो कोई शब्द आए हैं, जैसे तरु है, तरु को पेड़ कहा जाता है, दरख्त कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। वसुंधरा को पृथ्वी, धरती, मही कहा जाता है। उद्यान को बगीचा, वाटिका, चमन कहा जाता है। चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु कहा जाता है। अरण्य, वन, जंगल, विपिन, ये सभी समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। कृषक को किसान, खेतीहर, अन्नदाता, इस प्रकार के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब राम वनवास में गए थे और उसी समय एक पूर्णिमा की रात, जो चांदनी रात कहा गई है,
उसी का वर्णन बहुत ही सही ढंग से किया गया है। तो बच्चों ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। इस पर जो आधारित स्वाध्याय है वह आने वाले पीरियड में अपन देखेंगे।